दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब मंच क्रॉनिकल रीडर पर। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे डॉक्टर अनिल जोशी की, जो कि अल्मोड़ा लिटरेचर फेस्टिवल में बता रहे हैं पूरे अल्मोड़े का इतिहास। तो आइए सुनते हैं डॉक्टर जोशी जी के साथ अल्मोड़े का पूरा इतिहास का स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। इस प्रांगण में बैठे हुए सभी सुधीजन, साहित्यकार, विद्वज्जन जो भी इसमें पधारे हैं, मैं उनका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आज मेरे लिए बहुत गर्व और प्रसन्नता का दिन है कि मैं पुनः अल्मोड़ा के लिए ही बात करने के लिए यहाँ प्रस्तुत हुई हूँ। और उससे भी अधिक गर्व का विषय है कि मेरे साथ एक प्रबुद्ध इतिहासकार प्रोफेसर अनिल कुमार जोशी जी मेरे साथ में हैं। अभी आपने परिचय उनका सुना, मैं उस पर थोड़ा सा अपनी ओर से भी जोड़ूंगी कि थोड़ा अधूरा था उनका परिचय। एक और पहलू है उनकी विद्वता का, और वह है उनका हर क्षेत्र में उनकी विद्वता, भले ही विज्ञान हो, साहित्य हो, सिनेमा हो, राजनीति हो या फिर खेल जगत हो। शायद मैं गलत नहीं कह रही हूँ, जितने भी आपसे फेसबुक में जुड़े हुए जो भी उनके साथी हैं वे शायद जानते हैं कि उनकी लेखनी में इतनी अधिक सशक्ता है कि वो किसी भी विषय में कुछ भी लिखने की अपनी विद्वता रखते हैं, और यही उनका छूटा हुआ पहलू था। तो ये मेरे लिए गर्व का विषय है कि पुनः पिछले वर्ष भी मैं आपके साथ मैंने यहाँ पर बातचीत की और पुनः आज मैं आपके साथ बातचीत कर रही हूँ। तो सर्वप्रथम इस अल्मोड़ा नगरी के विषय में, विचित्र है ये नगरी, अनुपम सौंदर्य से युक्त एक नैसर्गिक चेतना का विषय है, और इतनी विचित्र है कि जितना इसके लिए जाना जाए वह सब कम है। मैं पिछले 44 वर्ष से अल्मोड़ा में रह रही हूँ, ये मेरी कर्मस्थली है, लेकिन आज तक भी मैं इसको समझ नहीं पाई हूँ, और नित्य मुझे इसको समझने का मुझे मन करता है। और मैं इस लिटरेचर फेस्टिवल की अध्यक्ष डॉक्टर वसुधा पंत और उनकी जो टीम है उसको मैं धन्यवाद देना चाहूँगी कि मुझे इसी विषय में फिर जानने के लिए मुझे बुलाया गया है, और हम इसको जानेंगे। और इतने बड़े विद्वत हमारे इतिहासकार हमारे साथ हैं, तो बहुत कुछ हमें सीखने को मिलेगा, जानने को मिलेगा। सर्वप्रथम मैं अपनी बात का आरंभ करूँगी। मानस खंड में में कहा गया है अल्मोड़ा के लिए कि कौशिकी शाल्मली मध्ये पुण्यः काषाय पर्वतः तस्य पश्चिमे भागे व क्षेत्रे विष्णु प्रतिष्ठितम। कि कौशिकी जो कोसी नदी है और जो शाल्मली सुआल नदी है, उन दोनों नदियों के मध्य में, और काषाय पर्वत जिसे हम कसार देवी कहते हैं, उसकी गोद में बसा हुआ यह हमारा अल्मोड़ा नगर है। एक घोड़े की नाल के आकार का यह हमारा नगर, जो दोनों ओर से जिसमें नगर हमारा बसा हुआ है, एक अद्भुत है, एक विलक्षण नगर है। हीरा डूंगरी से लेकर के यदि हम छावनी तक देखें तो बलढोटी से, उसकी खानों से लाए गए पटालों से पटा हुआ यह हमारा शहर जो अब नहीं है, दुख का विषय है। हमारी ऐतिहासिक एक धरोहर थी, शायद हो सकता है भविष्य में फिर से वही आए। ऐसा यह हमारा शहर जो अपने आप में पलटन बाजार, जौहरी बाजार, थाना बाजार, गंगोला मोहल्ला, लाला बाजार और मिलन चौक आदि को अपने में समेटे हुए है। भव्य है, हम सब जानते ही हैं। जितने हमारे बाहर से आए हुए मेहमान हैं, शायद उन्होंने भी इसकी भव्यता का अनुभव किया हुआ होगा। और
इसके जो इसकी इमारतें हैं, भवन हैं, प्राचीन जो कलाकृतियों से भरे हुए जो यहाँ के भवन हैं, वो अपने आप में विलक्षण हैं। तो ऐसा यह हमारा नगर, जिसको 1560 ईस्वी में राजा भीमचंद ने बसाया था। उन्होंने इस नगर का नाम आलम नगर रखा, लेकिन कालांतर में आलम नगर नहीं चल पाया और यह अल्मोड़ा हो गया। अल्मोड़ा के पीछे कई बातें हैं, कितनी सत्य हैं या तो मैं नहीं कह सकती हूँ, शायद सर बता सकते हैं। लेकिन सबसे पहला इसमें यही कारण है कि यहाँ से लगभग 15 किलोमीटर दूर जो हमारा कटारमल का मंदिर है, वहाँ पर जो मूर्तियाँ हैं, तांबे की जो मूर्तियाँ हैं, उनको साफ करने के लिए अल्मोड़ा से उस समय किलमोड़ा, भिलमोड़ा, चिलमोड़ा जो यहाँ की स्थानीय जो घासें हैं, वहाँ घासें जाती थी और वहाँ के जो बर्तन थे उनको चमकाया जाता थे। तो उनको जो ले जाने वाले जो थे वह अल्मोड़ा से ही जाते थे वहाँ पर, और उनको धीरे धीरे उनको अल्मोड़िया कहा जाने लगा और उसी से बनते बनते यह हमारा आलम नगर जो है अल्मोड़ा बन गया। कई कहानियाँ हैं इसके पीछे। अब मुझे याद आता है कि जब मैं बीए में संस्कृत पढ़ती थी, कालिदास का मेघदूत मैंने पढ़ा था उस समय, उसमें यक्ष का वर्णन था। यक्ष अपनी प्रियतमा को संदेश भेजने के लिए कहते हैं मेघ से कि तुम जाओ, मेरी प्रियतमा देहरी में शंख और पद्म बना रही होगी, उस देहरी को फूलों से सुसज्जित कर रही होगी, वही मेरी प्रियतमा होगी। और आज मैं जब इस अल्मोड़ा नगरी के इस सांस्कृतिक धरोहर को, जो हमारे वहाँ ऐपड़ कला है और जो हमारे वहाँ देवी पूजने की जो प्रथा है, उसको मैं वहाँ से जोड़ती हूँ। मुझे लगता है कि वास्तव में यह वही कालिदास की अलकापुरी ही होगी, जिसमें आज भी इस प्रकार की हमें यह मान्यताएं और यह हमारे लोक जो संदर्भ हैं वह देखने को मिलते हैं। अभी कुछ समय पहले श्री प्रभात गंगोला जी ने कहा था कि अब धीरे धीरे यह विलुप्त हो रहा है और शायद ये हम सबके लिए सोचनीय है कि यह ऐसी संस्कृति को विलुप्त नहीं होना चाहिए, इसको आगे आना चाहिए, हमको उसके लिए आगे कदम बढ़ाने चाहिए। और इसी संदर्भ में मैं डॉक्टर वसुधा पंत जी को धन्यवाद दूंगी कि उन्होंने इस वर्ष जो लगभग 2 महीनों से हमारी प्रतियोगिता चल रही है, उसमें बरबूद प्रतियोगिता भी उन्होंने रखी है। भोजन जो है हमारे कुमाऊनी भोजन से संबंधित रखा है। कुमाऊनी जो संस्कृति है उसमें लोक गायन है, लोक नृत्य है, उन सबको भी रखा। तो यह हमारे अल्मोड़े की संस्कृति को जगाने का और साथ में उसको जीवित रखने का एक बहुत बड़ा प्रयास है। उसके लिए सारी एलएफ टीम को बधाइयाँ हैं। अब ये अल्मोड़ा विचित्र तो है ही, अधिक मैं क्या बताऊं, अल्मोड़े से संबंधित काफ़ी लोग यहाँ पर होंगे, लेकिन यह साहित्यकारों की नगरी है, यह राजनीतिज्ञों की नगरी है, यह प्रबुद्ध नगरी है। भारत रत्न पंडित गोविंद बल्लभ पंत जैसे हमारी जो महान विभूति है उसकी उनकी जन्मस्थली है। सुमित्रा नंदन पंत ज्ञानपीठ पुरस्कार से पुरस्कृत उनकी यह नगरी है। हमारे कल ही उनके विषय में बात हुई थी, मनोहर श्याम जोशी जी की नगरी है, इलाचंद जोशी जी की नगरी है, हमारी लेखिका शिवानी जी की नगरी है, और कितने नाम गिनाऊं, शायद काफ़ी समय लग जाएगा। एक शब्द में, एक वाक्य में मैं कहूँगी कि यह हमारी विचित्र नगरी है, जिसने साहित्यकार भी दिए हैं, जिसने इतिहासकार भी दिए हैं, जिसने बड़े बड़े पदों पर हमारे यहाँ से अल्मोड़ा से जो लोग निकले हैं उनको विभूषित किया है। तो ऐसी इस नगरी के विषय में जानना शायद थोड़ा देर हो गई है, क्योंकि हमें शायद सबसे पहले दिन सर आप भी इस बात से होंगे मेरी बात से सहमत कि अल्मोड़ा लिटरेचर फेस्टिवल है, उसमें हम अल्मोड़े की बात नहीं कर रहे हैं, तो ये शायद अल्मोड़े के साथ अन्याय होगा। तो सबसे पहले शायद इसी विषय में बात होनी चाहिए थी, लेकिन जो भी है देर आए दुरुस्त आए। यथायोग अभिवादन।
तो जैसा मैडम ने कहा, पहले ही मैं डिस्क्लेमर से शुरू कर दूं कि, और मैं चाहूँगा अगर ऑर्गेनाइजर्स को सुन रहे हैं तो ये अल्मोड़ा वाला जो है पहले दिन हो जाना चाहिए, क्योंकि जो अल्मोड़ा के लोग हैं वो तो सब जानते ही हैं यहाँ के बारे में, अल्मोड़ा की हिस्ट्री, कल्चर, इसकी लेगेसी के बारे में हम चाहते हैं बाहर वाले लोग जाने, जो हमारे बाहर से आगंतुक आए, मेहमान आए हैं, आधे तो चले गए हैं या इधर उधर हैं, तो ये अगर पहले दिन हो जाता तो ज़्यादा बेनिफिशियल होता, ज़्यादा लाभदायक होता। जो लोग बार बार हमसे पूछ रहे हैं ये मंदिर कौन सा, ये कहाँ जाना चाहिए, तो हम उसको अलग अलग ना बता के हम पहले ही बता दिए होते, तो उनके लिए अच्छा रहता। तो यूजुअली जिस शहर के बारे में हम बात कर रहे हैं पहले दिन हो जाए, शहर कोई भी राजधानी जो होती है वो वहीं बनती है सबसे ज़्यादा सिक्योर हो, महफूज हो। अब देखिए इधर इसके पहाड़ है, काशाय पर्वत, कसार देवी, दो तरफ से इसकी नदियाँ हैं, तो कोई भी अगर इसमें शत्रु आक्रमण करे तो कैसे करे। तो राजधानी अमूमन इतिहास में वही बनाया करते थे जो बहुत सिक्योर हो, बहुत सेफ हो। नेपोलियन बोनापार्ट जिसने फ्रांस का इतना एक्सपेंशन किया, वो उनको बोलता था साइंटिफिक बाउंड्रीज, यानी कि बाउंड्री आदमी को ना माननी पड़े, नेचर की बाउंड्री हो, कहीं नदी हो, कहीं पहाड़ हो, कहीं जंगल हो। दूसरा यह है कि अगर आप गौर से उत्तराखंड के मैप को देखें, कभी गौर से देखिएगा, अल्मोड़ा बिल्कुल सेंटर में है और ये मल्ला महल अल्मोड़ा के सेंटर में है। आप देखिए बिल्कुल इक्वी डिस्टेंस है, अगर ब्राइट एंड कॉर्नर से पांडे कोरा की दूरी देखें तो लगभग मध्य मल्ला महल पड़ता है। तो सेंटर में जो चीज़ होती है उसकी इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है, क्योंकि राजा लोगों को शासन करना है तो उनके लिए आसानी भी आती है, कन्वीनियंस की बात भी है। नहीं तो आप ये देखिए कि सारी राजधानियाँ बदल गई। गढ़वाल की राजधानी कितनी बदल गई बताइए कोई लोग, चांदपुर गढ़ी, कहीं देवलगढ़, फिर श्रीकोट, फिर टिहरी। कुमाऊं की पिछले 500 साल से अल्मोड़ा ही है, चाहे राजधानी रही, चाहे वो प्रशासनिक मुख्यालय रहा। गुरखाओं ने भी इसको नहीं बदला, अंग्रेजों ने भी बदला। अंग्रेज तो कहीं बना सकते थे राजधानी को, अल्मोड़ा ही क्यों रखा उन्होंने प्रशासनिक हेडक्वार्टर इतने सालों तक। बाद में 47 के बाद कमिश्नरी नैनीताल चली गई, जब नैनीताल बस गया, वो थोड़ा मॉडर्न शहर था तो अंग्रेज़ों को वहाँ सुविधाएं लगी, लेकिन उससे पहले तो सारे अंग्रेज यहीं रहे, शुरू के 6 कमिश्नर तो यहीं रहे। तो आखिर अल्मोड़ा में ऐसा था क्या, तो देखिए उसकी सामरिक जो उसकी स्थिति है, स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, और दूसरा यह है कि इसके पीछे थोड़ी जियोपॉलिटिक्स है। मैं थोड़ा सा विस्तार में चले जाऊंगा, अभी वक्त है हमारे पास। 19वीं सेंचुरी में क्या हुआ था, जो लोग इससे अनभिज्ञ हैं, एक ग्रेट गेम हुआ था। जो लोग पॉलिटिकल साइंस पढ़ते हैं या हिस्ट्री के स्टूडेंट हैं, हुआ क्या था कि 19वीं सेंचुरी में रूस जो है उसका एक्सपेंशन हो रहा था, और रूस लगातार भारत और तिब्बत की ओर बढ़ रहा था। तो अंग्रेज़ों को लगा कि रूस आ गया यहाँ तक तो उनकी सत्ता को खतरा हो सकता है। इसको बोलते थे ग्रेट गेम, जो रूस का राजा और इंग्लैंड की सरकार खेल रही थी। तो रोकने के लिए उनको लगा तिब्बत को हम एक बफर स्टेट बनाते, जैसे हमारे नेपाल, भूटान हमारे लिए बफर स्टेट हैं, तो तिब्बत को एक बफर स्टेट के रूप में चाह रहे थे। तो तिब्बत का मार्ग जो है वो कुमाऊं से ही होके जाता है। ठीक है, आप इस बात को सोचिए, जब अंग्रेजों ने गोरखाओं से जीता पूरा उत्तराखंड, जिसको उत्तराखंड कहते हैं, गढ़वाल उन्होंने छोड़ दिया। गढ़वाल के राजा को कहा तुम टिहरी में रहो, कोई इंटरेस्ट उनको नहीं था। कुमाऊं के राजा को रिस्टोर नहीं किया, चंद वंश को रिस्टोर नहीं किया, उनको कहा तुम काशीपुर में जाओ या यहाँ ड्योढ़ी पोखर जो जीजीआईसी वहाँ पर रहो। क्या रीजन था, क्योंकि तिब्बत के सारे रास्ते कुमाऊं होके जाते थे। कुमाऊं से मेरा अभिप्राय है जो उस समय का ब्रिटिश गढ़वाल था, जिसमें पौड़ी चमोली भी आ जाता है। तो चाहे जोशीमठ से नीति माणा होते हुए, या इधर कुमाऊं में ये लिपुलेख होते हुए, या मुनस्यारी से ऊटा दौरा होते हुए, तो बेसिकली अल्मोड़े का डेवलपमेंट जो है ब्रिटिश टाइम में, पहले की बात नहीं कर रहा हूँ, पहले तो ये था कि वो सेंट्रल लोकेटेड था और यहाँ की जलवायु और यहाँ के जो संसाधन थे उसके लिए हुआ। अब देखिए पहाड़ में क्या चाहिए आपको, एक तो आपको धूप चाहिए और पानी चाहिए, यही तो चाहिए पहाड़ में यहाँ सर्वाइवल के लिए। यहाँ धूप भी देखिए राइजिंग से सेटिंग से, हम सुबह से धूप से बच रहे हैं, है ना, जहाँ जहाँ धूप नहीं है वहाँ जा रहे हैं। और पानी चारों में 2 नदियाँ हैं, न जाने कितने नौले थे, धारे, बलडौटी की धारे की कल बात हुई, साई देवी से पानी यहाँ पर आता था। तो पानी पर्याप्त मात्रा में था, जो अब नहीं है, वो सब जगह समस्या है। और धूप पूरी है, सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक आपको धूप यहाँ मिलती है। तो ये 2 बेसिक रिक्वायरमेंट्स होती हैं पहाड़ के किसी शहर को डेवलप होने की। तो ये तो हो गया चंदकालीन और गुरखाकालीन। ब्रिटिश टाइम का इंटरेस्ट जो था तिब्बत, नहीं तो उनको अल्मोड़ा में कोई इंटरेस्ट नहीं था। ठीक है, उनके लिए दार्जिलिंग, शिमला और ये मसूरी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते, हिल स्टेशन थे। अल्मोड़ा को उन्होंने हिल स्टेशन के रूप में कभी डेवलप नहीं किया। ठीक है, अल्मोड़ा में जस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर, जहाँ से वो पूरी मॉनिटरिंग कर सकें पूरे तिब्बत के पासेस की, और ताकि रूस तिब्बत में ना आ पाए। तो इसलिए अल्मोड़ा की इंपॉर्टेंस उनके लिए थी।
और इसको मैं 3 सेगमेंट में बांट सकता हूँ, जो जैसे भी मैडम हिस्ट्री बताएंगी कि किस तरह से अल्मोड़ा को, जो ब्रिटिश कॉलोनियल अल्मोड़ा है, क्योंकि इन्होंने जो टॉपिक दिया बड़ा अच्छा है, अल्मोड़ा अनप्लग्ड, हिस्ट्री रीइमेजिन्ड, तो हम उसकी पुनर्कल्पना कर रहे हैं। तो पहले इतिहास बता देंगे, फिर बताऊंगा उसके बाद कि किस तरह से चंदकालीन गुरखा के बाद जो ब्रिटिशर्स आए हैं, और जो गुमानी का फेमस ये कोट सुनाएंगे आपको कि अंग्रेजों ने अल्मोड़े का नक्शा और किया, तो क्यों और करना पड़ा अल्मोड़ा का नक्शा, ये अपने आप में एक दूसरा प्रश्न है, डिफरेंट क्वेश्चन है। तो मैडम दोबारा टेक ऑफ करें। तो बेसिकली अल्मोड़े की सिग्निफिकेंस जोग्राफिकल ज़्यादा थी उस समय, पॉलिटिकल उतनी ज़्यादा नहीं थी, और बाद में वही फिर पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस में कन्वर्ट हो गई। और उन्होंने अल्मोड़े को राजधानी के लिए सबसे उपयुक्त स्थान समझा। 1560 से लेकर के 1790 तक यह अल्मोड़ा चंदवंशीय राजाओं की राजधानी रही। 1570 में 90 में यहाँ पर गोरखा आए। उन्होंने अपने ही नाम से, जो आज हम रुद्रपुर, उधम सिंह नगर में स्थित जो रुद्रपुर है, वह उन्हीं के नाम से उन्होंने ही उस समय बनाया। रुद्रचंद का जो है देहावसान हो गया था, और उनके देहावसान के पश्चात उनके जो पुत्र थे, उन्होंने इसका कार्यभार ग्रहण किया। वो आपके हैं लक्ष्मीचंद। 1597 में इनका स्वर्गवास हुआ, और 1597 में इनके छोटे पुत्र रुद्रचंद के छोटे पुत्र, अब छोटे पुत्र सवाल उठेगा कि छोटे, इस काल में ये हमारे इस अल्मोड़ा में 7 बगीचे जो बने, बाड़ी बगीचा, नरसिंह बाड़ी, और इसके अलावा जो 7 आपके हैं, लक्ष्मेश्वर है, लक्ष्मेश्वर मुनि के नाम से, और कपीना और पांडे खोला, 7 बगीचों का निर्माण उसी समय हुआ इनके लक्ष्मीचंद जी के समय। और उसी समय उन्होंने भी उसी क्योंकि चंदवंश की तो परिपाटी रही है मंदिरों का निर्माण करना, तो उन्होंने उसी परिपाटी को आगे बढ़ाया और उन्होंने मंदिर यहाँ पर बनाए। सन 1621 में लक्ष्मीचंद की मृत्यु हो गई, और उनके पश्चात उनके ज्येष्ठ पुत्र थे दिलीप चंद को राजगद्दी दी गई, और उनकी भी मृत्यु बहुत जल्दी हो गई। और उसके पश्चात विजय चंद्र जो उनके दूसरे पुत्र थे, उनका राज्याभिषेक किया गया। लेकिन दुर्भाग्य से विजय चंद एक अय्याश राजा थे, और उनको बहुत पसंद नहीं किया गया, और उनकी हत्या जो है षड्यंत्र के तहत उनकी हत्या कर दी गई। सन 1625 में लक्ष्मीचंद के दूसरे पुत्र, 3 पुत्र थे, तीसरे पुत्र त्रिमल चंद को राजा बना दिया गया। 13 वर्ष राज करने के पश्चात इनका भी 1638 में इनकी भी मृत्यु हो गई। अब आगे सन 1638 में राजा बाज बहादुर चंद, एक बहुत महत्वपूर्ण नाम है राजा बाज बहादुर चंद का, उनको राजगद्दी दी गई। इसकी छोटी सी कथा है, मैं बताना चाहूँगी कि राजा बाज बहादुर चंद के जो पिता थे नील गुसाई, षड्यंत्र तो हर समय हर राज में होते ही हैं, उस समय भी चल रहे थे, तो उनके नेत्रों को निकाल दिया गया था, नील गुसाई के नेत्रों को निकाल दिया गया था। और कुछ ऐसे वफादार उस समय उनके मंत्री थे कि उनको ये लगा कि अब तो राजा के नेत्र जो है उनको निकाल दिया गया, अब ये छोटा सा बच्चा भी शायद नहीं बच पाएगा। और उन्होंने उस छोटे से बच्चे को कपड़े में लपेट करके चौसार में धर्मांकर तिवारी जी, उनकी पत्नी को सौंप दिया कि वे इस बच्चे का लालन पालन करें। और धर्मांकर तिवारी जी की पत्नी ने इनका लालन पालन किया, और वही कालांतर में यहाँ के राजा बने। और सबसे अधिक समय राजा बनने का श्रेय जो जाता है चंदवंश में, वह इन्हीं को जाता है, और 40 वर्षों तक इन्होंने यहाँ पर राज किया। अब थोड़ा एकाकीपन था, उनको उचित देखभाल नहीं हो पा रही थी, और एक प्रकार से एक विरक्ति से उनके मन में हो गई थी, और धीरे धीरे वे शीर्ण होने लगे। और अंततः 40 वर्ष यहाँ पर राज करने के पश्चात वह भी मृत्यु को प्राप्त हो गए।
और बाजपुर जो नाम है वह आज जो हम जानते हैं वह भी इन्होंने ही बनाया था। सन 1678 में इनकी जब मृत्यु हो गई तो इनकी बागडोर जो है उनके पुत्र उद्योग चंद, जिन्होंने तल्ला महला बनाया था, उद्योग चंद को बागडोर सौंप दी गई। और इनके विषय में ये कहा जाता है कि उन्होंने 1 लाख दीपक जला करके लक्ष्य दीपावली का कार्यक्रम यहाँ पे किया था और तल्ला महल का निर्माण किया था। 1698 में इनकी मृत्यु के पश्चात राजा ज्ञानचंद ने अल्मोड़े की बागडोर संभाली और इन्होंने भी उसी परंपरा को आगे बढ़ाते बढ़ाते मंदिरों का निर्माण किया और 1708 में इनकी भी मृत्यु हो गई और जगतचंद अल्मोड़े के अगले शासक बने। इन्होंने जगतचंद ने ही 200 असरफियों को, सोने की 200 असरफियों को गला करके जो नंदा देवी की जो मूर्ति है इन्होंने ही बनाई और उसको नंदा देवी में स्थापित किया। सन 1720 में इनकी मृत्यु के पश्चात अब बागडोर आई देवीचंद के हाथों। देवीचंद उस समय 3 करोड़ 50 लाख की संपत्ति थी यहाँ पर अल्मोड़ा में। तो देवीचंद जो थे उन्होंने उसको लुटाना शुरू कर दिया और केवल 50 लाख रुपया मात्र बचा, 3 लाख को उन्होंने लुटा दिया। और उसके साथ में कई गांव उन्होंने दान में दे दिए, कई गायों को उन्होंने दान में दे दिया। धीरे धीरे चंदवंश की जो स्थिति थी, अब इनके साथ भी विश्वासघात हुआ और इनके विश्वासघाती जो मंत्री थे उन्होंने भी इनकी हत्या कर दी और इनकी भी मृत्यु हो गई। इसके पश्चात 1726 में राजा अजीत चंद्र को राजगद्दी दी गई और उस समय 2 पिता और पुत्र, माणिक गैड़ा और पूरनमल गैड़ा, 2 पिता और पुत्र थे जो इनके लिए षड्यंत्र रच रहे थे और उन्होंने भी अजीत चंद की हत्या कर दी। और इस चंद के समय ही सबसे दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति आई अल्मोड़ा के लिए कि रोहिलों का आक्रमण यहाँ पर हो गया। रोहिले जो थे वे भीमताल के रास्ते अल्मोड़ा में आए और हाफिज रहमत खान उन रोहिलों का सरदार था। अपने साथ कई सैनिकों को वो लेकर आया और उसने यहाँ पर लूटपाट करनी प्रारंभ कर दी। यहाँ के मंदिरों को, यहाँ की जो धरोहर थी, जो यहाँ की ऐतिहासिक जो हमारी धरोहर थी, उसको क्षति पहुँचाना प्रारंभ कर दिया। राजा दीपचंद एक उदारवादी, कोमल हृदय और बहुत योग्य शासक थे, लेकिन उनके दोनों पुत्र उदयचंद और सुजान सिंह दोनों को बंदी बनाकर और साथ में राजा दीपचंद को भी बंदी बना करके सीराकोट के राजकीय कारावास में डाल दिया गया। यह कुकृत्य किया मोहन सिंह नामक एक व्यक्ति ने, जो बाद में मोहनचंद्र नाम से यहाँ पर, जिसने 2 वर्षों तक शासन किया। अब मोहनचंद जो है वो यहाँ पर शासन करने लगे, लेकिन मोहनचंद का विरोध हुआ और उसके पश्चात मोहनचंद ने अपने ही पुत्र को महेंद्र सिन्हा कहकर, महेंद्रचंद कह करके उन्होंने अपने पुत्र को ही यहाँ की राजगद्दी दे दी। और चूंकि दीपचंद के दोनों पुत्रों को कारावास में डाल करके उनकी हत्या करवा दी गई, तो अब कोई भी राजगद्दी संभालने वाला नहीं था। तो उस समय ललित शाह जो थे यहाँ के अल्मोड़ा के, उनके पुत्र को राजगद्दी दी गई। पर बंगला बना खरा, महाराज का महल ढवाया, बेड़ी खाना तहाँ धरा, मल्ले महल उड़ाई नंदा, बंगलों से भी वहाँ भरा, अंग्रेजों ने अल्मोड़े का नक्शा और ही करा। तो ये उनकी व्यथा थी, पीड़ा थी, अकेले गुमानी जी की नहीं थी व्यथा। उन्होंने आक्रमण किया था, हॉलबाग आए। हॉलबाग यहाँ से पास में करीब 12 किलोमीटर की दूरी पर, क्योंकि वो अपने साथ हाथी लेके आए थे और हाथियों का पहाड़ में चढ़ना मुश्किल था। तो हॉलबाग अगर आप जाएंगे, आज भी वहाँ पुरानी बिल्डिंग है, इसको हाथी खाना कहते हैं, उसमें स्कूल चलता है, बड़ी सी बिल्डिंग है। तो हाथियों वहाँ पर थे। उसके अलावा जो हॉलबाग का वर्णन हमको मिलता है, दिक्कत हमको है कि डिटेल हिस्ट्री मिलती नहीं है,
एक अंग्रेज अफसर था, उसने अपने मेमोइर्स लिखे हैं, संस्मरण, और जिसको बहुत बाद में अल्मोड़ियाना नाम से कंपाइल किया गया। वो पाइंडर नामक अखबार निकलता था उस समय इलाहाबाद से, उसमें छपता था वो एक पीरियोडिकल। तो उसमें कहता है कि जो हॉलबाग शुरू में उसको उसने कहा है कि गार्डन ऑफ मिस्ट, हॉल माने होता है कोहरा पहाड़ी में, तो कोहरा होता होगा इसलिए हॉलबाग हो गया, तो उसने उनका नाम रखा गार्डन ऑफ मिस्ट, ये नाम उसको दिया गया। और वहाँ पर चाय के बागान लगाए गए। वहाँ पे वो अंग्रेज अफसर, उस समय नाम नहीं दिया है, वो गुमनाम नाम से लिखता था, एनोनिमस, गुरखा राइफल्स का वो अफसर था। तो वो कहता है कि गुरखा राइफल्स जो हमारी है 3GRs को कहते हैं, उसकी स्थापना हॉलबाग में हुई और बाद में फिर वो यहाँ कैंट में आ गई। उस समय कैंट नहीं बसा था और करीब शुरू के 4 कमिश्नर 5 कमिश्नर हॉलबाग में रहे, अल्मोड़ा नहीं आए। ठीक है, गार्डनर, ट्रेल, गवर्न, लशिंगटन, बेटन, ये सब हॉलबाग से ही शासन करते रहे। वहाँ पर उनका गोल्फ ग्राउंड था, क्रिकेट फील्ड था, पोलो ग्राउंड था, चाय के बागान थे, बंगले थे। अब कुछ नहीं मिलता है। अब वहाँ पर पूरा वेगन लैब के पास से एक पुराना बंगला मिलता है जो जिसको डिस्ट्रिक्ट बोर्ड मैनेज करता है, तो वो वहाँ पर है। तो ये पहला पीरियड जिसमें उन्होंने कोई एंगेजमेंट अल्मोड़ा के साथ नहीं हुआ है। ठीक है, उनकी अपनी अलग दुनिया है। और बाद में रैमजे जब बना कमिश्नर तो वो फिर बिनसा रहने लगा और दफ्तर ये रहा, मल्ला महल रखा उन्होंने, लेकिन बसासत उनकी हॉलबाग में रही, वो उनको सूट करता था। ठीक है, बाद में धीरे धीरे वो अल्मोड़ा कैंट बसा 57 के बाद। और फिर क्या हुआ कि 57 के बाद कमिश्नरी जो कमिश्नर हेडक्वार्टर था ये नैनीताल चला गया और ये केवल कलेक्ट्रेट बन के रह गया। एक तरह से इसका डिमोशन कह सकते हैं। अब यहाँ पर एक बात जो मैंने शुरू में कह देनी चाहिए थी, मैं भूल गया, कि जब अंग्रेज़ों ने कैप्चर किया तो जैसे उनके सारे, जैसे अवध को कैप्चर किया, जैसे झांसी को कैप्चर किया, पूरी तरह से ले लिया। ये विशेष दर्जा दिया गया उस कुमाऊं को, गैर आईनी प्रांत। ठीक है, इसका मतलब है यहाँ का जो कमिश्नर था वो किसी गवर्नर के अधीन नहीं था, किसी लेफ्टिनेंट तो बाहर जाने लगे तो शिक्षा मिल गई, एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स बन गए। तो धीरे धीरे 19वीं सेंचुरी के अंत में होते न होते जो अल्मोड़ा का इलाका है वो बहुत ज़्यादा नेशनल मिनिस्ट्री में आ गया। और अल्मोड़ा से मेरा मुराद है यहाँ पर जो पौड़ी का इलाका है, जो चमोली गोपेश्वर का इलाका है, वो भी अल्मोड़ा कमिश्नरी का ही पार्ट था। बहुत सारे लोग नहीं जानते होंगे कि जो पूरा उत्तराखंड है ये बहुत 1969 तक हम स्कूल में पढ़ते थे, तब तक गढ़वाल कमिश्नरी नहीं थी। गढ़वाल भी कुमाऊं कमिश्नरी के अधीन ही आता था। और जो देहरादून है वो मेरठ कमिश्नरी में जाता था। देहरादून के सारे जो कॉलेजेस हैं वो मेरठ यूनिवर्सिटी में आते थे। तो पूरा पौड़ी, उत्तरकाशी, टेरी जो है ये सब कुमाऊं कमिश्नरी यानी नैनीताल से गवर्न होता था। 69 में पहली बार वहाँ अलग कमिश्नर बैठा, तो ये इसकी इंपॉर्टेंस थी। तो व्यक्ति जो कि एक आर्किटेक्ट था वो यहाँ रहा, उसने लेपर्स के लिए स्पेशल फर्नीचर डिजाइन किया। तो ये बहुत सारे अच्छे चेंजेस थे उन्होंने लाए। फिर जब 20वीं सेंचुरी आती है यानी कि पिछली सेंचुरी, उस समय चीज़ें बदल जाती हैं। अब यहाँ पर क्या हो गया, जन चेतना का विकास हो गया है। यहाँ पे राष्ट्रीय आंदोलन की बातें होने लग गई है। लोग पढ़ लिख गए, क्योंकि पढ़ लिख गए तो अपनी स्थिति से अवगत हो गए। समाचार पत्र आ गए, अल्मोड़ा अखबार यहाँ पर आ गया, बाद में शक्ति अखबार यहाँ पर आ गया। धीरे धीरे फिर यहाँ पर इलेक्टेड लोग आने लग गए। जब यहाँ पर काउंसिल्स में इलेक्ट होने लग गए, मैंने बताया नगर पालिका पहले ही बन गई थी, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड पहले ही बन गया था। तो वो जो पीरियड है 1901 से 1947 तक वाला, उसमें हम देखते हैं कि एक कन्फ्लिक्ट आ रहा है। एक कन्फ्लिक्ट आ रहा है बिटवीन द ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन एंड द लोकल पब्लिक, क्योंकि उसी समय फिर गांधी का आगमन यहाँ पर होता है पहाड़ में, आर्य समाज का आगमन होता है, यहाँ पे दलित चेतना की बात बहुत होती है, संता समाचार पत्र यहाँ से निकलता है। तो बहुत सारा एक टर्बुलेंस, अंडर करंट जो है समाज में हमको देखने को मिलती है, टर्मोइल। तो उस समय कुली बेगर आंदोलन भी है, उस समय नायक प्रथा आंदोलन भी है। तो सोशल मूवमेंट जो पहले कोई सोचता भी नहीं था, सामाजिक आंदोलन क्या होते हैं कोई नहीं जानता था। लेकिन कुमाऊं में 20वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में देखते हैं 3-4 तरह के प्रमुख आंदोलन होते हैं। जंगलात को लेकर आंदोलन होता है, कुली बेगार की जो प्रथा है उसको लेकर आंदोलन होता है, सड़कों को लेकर आंदोलन होता है, और सबसे बड़ा जो है आपके जो नायक प्रथा उसको लेकर होता है। तो ये अवेयरनेस है, ये जागृति है। तो उससे क्या हुआ कि उसके बाद फिर कांग्रेस के यहाँ पर आगमन हो गया। फिर यहाँ बहुत सारी इलेक्शंस होने लगे, यहाँ के लोग चुन के जाने लगे। वी.डी. पांडे, गोदबल्लभ पंत, हरगोविंद पंत जैसे लोग इलेक्ट होकर काउंसिल में। मैं आज़ादी से पहले की बात कर रहा हूँ। उससे पहले क्या था कि सेंटर में जिसको हम लोकसभा कहते हैं उसको असेंबली बोलते थे, और जिसको हम असेंबली कहते हैं आजकल विधानसभा, उसको उस समय काउंसिल बोलते थे, जो लखनऊ में जो थी। तो काउंसिल में बहुत लोग इलेक्ट होकर गए, और सेंट्रल असेंबली जो लोकसभा है, पार्लियामेंट है, वहाँ से लोग इलेक्ट हो गए। तो जो इलेक्टेड जो लोग गए तो उन्होंने यहाँ के प्रश्नों को उठाया।
तो उससे अल्मोड़ा जो है फोर फ्रंट पे आ गया। जिस अल्मोड़ा के बारे में कोई नहीं जानता था, हम देखते हैं अल्मोड़ा जो है वो क्योंकि हेडक्वार्टर था तो एक तरह से वो हाईलाइट हो गया। तो ये तीसरा सेगमेंट इसका है कि अल्मोड़े का उत्थान आप कह सकते हैं। एक बात अल्मोड़े की जो बहुत विशिष्ट बनाती है, एक बात मैंने पहले ही कही थी, मैं कल हमारे बंगाल से मित्र आए हैं प्रोफेसर सारंगी, मैंने उनको बताया कि आपके कलकत्ता से पुराना है ये, चेन्नई, हमारा वाइजैक से दोस्त आए, मैं कह रहा था कि ये चेन्नई से पुराना है और ये मुंबई से पुराना है। जो हमारे 4 महानगर हैं उनसे हमारा पुराना शहर है अल्मोड़ा, जो कि अभी हेडक्वार्टर है। शहर तो और भी पुराने होंगे लेकिन जो अभी भी हेडक्वार्टर बना हुआ है, ठीक है, पिछले 400-500 सालों से बना हुआ है। दूसरी खासियत इसकी ये है जो मैंने किसी और शहर में नहीं देखी कि यहाँ जितने मोहल्ले हैं और ये बाजार के स्थान है वो किसी न किसी गांव के नाम पे है, ठीक है। आप गली, झिझाड़, चुनारा, जो भी मोहल्ला ले लीजिए, कसून, ठीक है, वो किसी न किसी गांव के, तो गांव के लोग जो आए तो उन्होंने अपनी आइडेंटिटी को मेंटेन करने के लिए गांव का नाम पर मोहल्ला रख दिया। हर मोहल्ला अपने आप पे, अब तो खैर कंजेशन हो गया है, अब तो सारे मोहल्ले जुड़ गए हैं। हम जब छोटे थे सब मोहल्ले अलग अलग थे, पॉकेट्स जैसी थी, एनक्लेव्स, उसका अपना बगीचा है, अपना धारा है, अपना नौरा है और हर मोहल्ले के बीच में गधेरा है जो उसको डिवाइड करता है। तो सेगमेंटेड था, फ्रेगमेंटेड। तो ये सारे कहीं नहीं देखा मैंने कि गांव के नाम पर मोहल्ले हैं, ठीक है। और उसके अलावा यहाँ जो बाजार है वो उसके व्यवसाय के नाम पे है, खजांची मोहल्ला, जौहरी बाजार, कारखाना बाजार। मैं रानीखेत रहता हूँ, वहाँ 2 ही बाजार हैं, एक सदर बाजार, जरूरी बाजार, बस लंबी 1 किलोमीटर की बाजार है। यहाँ एक ही बाजार के कितने नाम है देखिए, पलटन द्वारा शुरू करके अभी मैडम में नाम लिए लाला बाजार में खत्म होते हैं। और कितने, और हर तरह, हर बाजार की अलग संस्कृति है, अलग कम्युनिटी के लोग रहते हैं। कितनी गजब की बात है, गुजरिए 10 बार गुजरते होंगे, अलग किस्म की दुकानें, अलग किस्म के लोग वहाँ रहने वाले अलग। और दूसरा एक बहुत बड़ा कॉस्मोपॉलिटन टाउन है। एक कोने में हीरा डुगरी है जो ईसाइयों का गढ़ हुआ करता था, इधर नीचे नियाजगंज है जहाँ मुस्लिम समुदाय के लोग रहते हैं। टोटल हार्मनी, कहीं कोई कम्युनल डिसहार्मनी नहीं। तो एक रियल कॉस्मोपॉलिटन टाउन के रूप में अल्मोड़ा डेवलप हुआ था, ये उसकी पहचान है। धन्यवाद सर। समय की भी सीमा है, हमारे पास 10 मिनट का समय मुश्किल से है। सर एक बात सामने आई है कि जिस समय 1839 में जीटी लुसिंगटन यहाँ पर कुमाऊँ के कमिश्नर थे, तो एक और तो गुमानी पंजी हमारे अल्मोड़ा की इस इनके हस्तक्षेप से अंग्रेजों के दुखी थे, व्यथित थे, लेकिन उन्होंने लुसिंगटन जी के उनकी प्रशंसा में कुछ उन्होंने अपनी कविता व्यक्त की है। थोड़ी मैं कविता पढ़ दीजिए। लेकिन गुमानी जो थे वो कवि थे, राज कवि जो होते हैं वो क्या करते हैं, राजा की प्रशंसा ही करते हैं, है ना। अपना मतलब चाहे मिर्जा गालिब हो, चाहे वो भूषण के अवतार पढ़ते थे ना, जो पाठ की तरह होते हैं, तो गुमानी वही थे। एनीवे अब तो विरोधाभास तो थोड़ा है ना सर। ही वाज सीकिंग हिज ओन इंटरेस्ट। हुनर गाह कीना न विरसा महीना। तो ये थी बातें अल्मोड़ा के इतिहास की। आपने इस वीडियो को मेरे साथ पूरा देखा, इसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।